नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ जो स्त्रियों के द्वारा आत्मकथा लिखी गई थी। इससे पहली क्लास में हमने देखा था आत्मकथा क्या है, आत्मकथा की जो परिभाषाएं हैं वो क्या है, बायोग्राफी या पुरुषों ने जो आत्मकथाएं लिखी थी वो किस किस नाम से लिखी थी, क्या उनमें विशेषताएं थी, ये सब जितना परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो सब हम देख चुके थे। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उन्होंने जो अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं वो किन किन नामों से लिखी हैं और किस तरह उन्होंने अपने जीवन को अपनी आत्मकथा में अभिव्यक्त किया है। आत्मकथा में क्या होता है कि व्यक्ति का जो खुद का जीवन है वो दूसरी बार एक तरीके से जी लेता है। जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, आत्मकथा उनकी खुद की होती है और वो अपने जीवन के पुराने दिनों में फिर से प्रवेश करते हैं और उनके जो शब्दाभिव्यक्ति होती है उसके माध्यम से एक साहित्यिक रूप वो अपनी उस कृति को देते हैं। अपनी जो जीवन में जो उनकी घटित घटनाएं होती हैं, जो उनके अपने किरदार में जो गुण दोष होते हैं, उनको बेबाकी से उस रचना में या उस साहित्य कृति में वो अंकित करते हैं, जिसको वो ही नहीं बाकी का समाज भी जो पाठक हैं वो पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आप किसी की भी कोई आत्मकथा लेंगे महिलाओं की, तो उन्होंने अपने जीवन की जो गुण और दोष रहते हैं उनको दोनों को कितनी बेबाकी के साथ में लिखा है। इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जाता है, छिपाने का, लेकिन वो छिपते नहीं हैं। और महिलाओं ने तो इतने तटस्थ होकर जो आत्मकथा है उनको लिखा है, जिसको शब्दों में कहना उचित नहीं होगा। बहुत ही जो उनका जीवन है, कैसे व्यक्ति उनके जीवन में आते हैं, कैसे कैसे उनके साथ में जो युवा थी, जिस समय कॉलेज लाइफ थी उस समय उनका जीवन कैसा था, कितने जो मतलब कॉलेज लाइफ में जो एक आकर्षण होता है वो उनके जीवन में था। इन सब का बहुत बेबाकी से जो महिला आत्मकथाकार हैं उन्होंने अपनी आत्मकथाओं में चित्रण किया है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं स्त्रियों की जो आत्मकथाएं हैं किस नाम से हैं, कौन कौन सी परीक्षा उपयोगी हैं, या कुछ जिसके विषय में थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा उन पे भी चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, और लेकिन परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। स्त्री आत्मकथा में यदि बात करें स्त्रियों की आत्मकथा, तो पहली है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा यानी कि मेरा जो जीवन है उसकी यात्रा मैंने अब तक कैसे पूर्ण की है, जिस समय में जानकी देवी बजाज इस आत्मकथा को लिख रही थी। ठीक है, और बात करें तो मेरी जीवन यात्रा ये 1956 की है, समय नोट करना भूल गए थे। 1956 की है पहली आत्मकथा, और ये पहली स्त्री हैं, पहली महिला आत्मकथाकार हैं जिन्होंने ये आत्मकथा लिखी है, मेरी जीवन यात्रा। पहली आत्मकथा की बात करेंगे तो इससे पहली क्लास में आपने पढ़ रखा है, आप कमेंट कर दीजिएगा क्या पढ़ा है आपने। ठीक है, पहली आत्मकथा के विषय में बात करें तो दस्तक जिंदगी का 1990 में आत्मकथा आई है। ये है प्रतिभा अग्रवाल जी की। दूसरी ही आत्मकथा इन्होंने लिखी है मोड़ जिंदगी का 1996। दस्तक जिंदगी की यानी कि जिंदगी ने क्या दस्तक दी है मेरे जीवन में, यानी कि प्रतिभा अग्रवाल जी के जीवन में जिंदगी ने क्या दस्तक दी है, 1990 में दस्तक दी थी। और मोड़ जिंदगी का वो कह रही है कि 1996 में ऐसा कौन सा मोड़ आ गया, 1990 में दस्तक दी थी जिंदगी ने और 1996 में ऐसा कौन सा मोड़ आ गया। मोड़ जिंदगी का अब ये कैसा मोड़ आ गया कि मुझे अपनी ही आत्मकथा लिखनी पड़ रही है। किसने लिखी है ये? प्रतिभा अग्रवाल जी ने। ठीक है, आपको जो उचित लगे आप उस तरीके से भी समझ के तैयार कर सकते हैं। आगे बात करें कि जो कहा नहीं गया 1996, जो कहा नहीं गया 1996 कुसुम अंसल जी की आत्मकथा है, सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कहा नहीं गया ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इन्होंने कुसुम अंसल जी ने जो इनके जीवन में जो देश विदेश के जो जीवन के संदर्भ थे, अनुभव थे, व्यक्तिगत थे, उनका इन्होंने इसमें वर्णन किया है। और कुसुम अंसल जी एक जगह कहती हैं कि कुछ मतलब जो संदर्भ हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको बयान नहीं किया जाता।
लेकिन कुछ जो अनुभव है वो ऐसे होते हैं जिनको बयान नहीं किया जाता, और वह मन ही मन अंदर ही अंदर वो उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। मतलब ये कि हम सोचते हैं कि उनको अभिव्यक्त करें कि ना करें, इस तरीके से उन्होंने किया है। और काफ़ी अच्छी इन्होंने भी आत्मकथा लिखी है, जो कहा नहीं गया, और जो सभी संदर्भ थे, जो पुरुष इनके संपर्क में आए थे, कैसी उनके साथ इनकी मानसिकता थी या पुरुषों की मानसिकता इनके प्रति क्या थी, इन सब का इन्होंने बेबाकी से तटस्थ होकर चित्रण किया है। बात करें लगता नहीं है दिल मेरा, 1997 में, ये है आपकी कृष्णा अग्निहोत्री। लगता नहीं है दिल मेरा 1997 कृष्णा अग्निहोत्री जी की आत्मकथा है। और औरतें 2010 में इनकी 2 आत्मकथाएं हैं, लगता नहीं है दिल मेरा और औरतें 2010 दोनों हैं। कृष्णा अग्निहोत्री जो है लगता नहीं है दिल मेरा में लिखती हैं कि मैंने अपनी आप बीती को बिल्कुल तटस्थ मुद्रा में एक साथ अभिव्यक्त किया है। इनका कहना है कि मेरी जो आत्मकथा है उसमें मैंने जो मेरे जो जीवन के अनुभव थे उनको मैंने तटस्थ रूप में अंकित किया है। आपकी कृष्णा अग्निहोत्री जी कहती हैं, इनके जीवन में जो लचीले से प्रश्न है, मरघट, मधुवन या बाकी के तथ्यों में जिनमें इन्होंने तुलना की है, उन सबको एक तरीके से बहुत मतलब भीतर तक जाके चित्रित किया है। मतलब जहाँ तक लोग सोचते हैं कि अब ऊपरी सतह से ही लिख दें, लेकिन इन्होंने बहुत गहराइयों में जाके उन सब तथ्यों को उभारा है। बात करें बूंद बावड़ी, बूंद बावड़ी की बात करें तो 1999 पद्मा सचदेवा की आत्मकथा है। कुछ कही कुछ अनकही 2000, शीला झुनझुनवाला, शीला झुनझुनवाला, झुनझुनवाला से आप लगाएंगे कि कुछ कही कुछ अनकही। जब झुनझुना जो होता है ना, कोई गांव में बच्चे बजाते हैं तो उसका समझ में नहीं आता कि इसमें क्या है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। हादसे, हादसे की बात करें तो हादसे 2005 में ये जो आत्मकथा है रमणीका गुप्ता जी की है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी महत्वपूर्ण है, इसमें आप ये नहीं कहेगा कि कौन सी महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है, आपको सभी पढ़नी है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आगे आगे पढ़ते जाइए, ठीक है। रमणीका गुप्ता के बाद में बात कर लेते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे 2002। दूसरी है, इन्हीं की आत्मकथा है, गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 की है, और ये है मैत्रेयी पुष्पा जी की। मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथाएं हैं। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी 2007 में है, और ये है मन्नू भंडारी। आगे बात कर ले अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या की बात करें तो ये भी 2007 की है, प्रभा खेतान जी की। प्रभा खेतान जी की आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है, अन्या से अनन्या, कई बार प्रश्न बन चुका है। पिंजरे की मैना, यहाँ पे किसी ना किसी से प्रश्न बन ही चुका है, तो इसीलिए कह रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है। पिंजरे की मैना, पिंजरे की मैना की यदि बात करें तो 2008 की है, चंद्र किरण सोनरेक्सा, चंद्र किरण सोनरेक्सा। आरोह अवरोह, आरोह अवरोह 2015, आरोह अवरोह 2015, सुषमा वेदी। जमाने में हम,
जमाने में हम निर्मला जैन महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आप हुदरी, वहां पे भूल गए थे, आप हुदरी 2016। और ये भी रमणिका गुप्ता की, इसको रमणिका गुप्ता के पास में ही लिख लीजिएगा आप, रमणिका गुप्ता। संतरे और संतरे, संतरे और संतरे, संतरे और संतरे, ये अनीता राकेश जी की है। अनीता राकेश आप परिचित होंगे मोहन राकेश जी से, ठीक है, उनसे ये संबंधित है। कमेंट कीजिएगा किस रूप में संबंधित है, जरा देखें कितना पढ़ रहे हैं आप, कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार। 2011। ममता कालिया, हाशिए की इबारतें, हाशिए की इबारतें 2009। और ये जो आत्मकथा है ये है चंद्रकांता जी की। ये आपकी जो महिलाओं के द्वारा, जो स्त्रियों के द्वारा जो लिखी गई आत्मकथा थी, ये कंप्लीट हुई है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगला क्लास में इसलिए लाना था क्योंकि अगर इससे पिछली क्लास में हम आपको पढ़ाते तो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाती, ठीक है। इसीलिए इसमें सिर्फ हम स्त्रियों को पढ़ेंगे। जो दलितों से संबंधित जो आलोचना है, दलित, क्षमा कीजिएगा, आलोचना नहीं, दलितों की जो आत्मकथाएं हैं वो, एक मिनट, दलितों की जो आत्मकथाएं हैं वो हम अगली उसमें देखेंगे, अगली क्लास में। अभी में सिर्फ हम जो स्त्रियों की आत्मकथाएं हैं उनको ही देख रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कस्तूरी कुंडल बसे 2002, ठीक है। देखिए मैत्रेयी पुष्पा जी की है। इसमें जो कस्तूरी हैं ये इन्होंने अपनी माँ से संबंध में ली, अपनी माँ के संबंध में। माँ के संबंध का मतलब है यहां से कि इनकी माँ का नाम था मैत्रेयी पुष्पा की माँ कौन थी, तो उनकी माँ का नाम था कस्तूरी, पहले नाम ऐसे ही होते थे, तो कस्तूरी नाम था, तो उन्होंने कस्तूरी के नाम पर लिखा है कि कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में ये आत्मकथा आई थी। यानी कि इनकी माँ के से संबंधित जो इनके विषय में जो तथ्य थे वो सब इन्होंने कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में चित्रित किए हैं। बात करें तो गुड़िया भीतर गुड़िया, यानी कि गुड़िया इन्हीं का उपनाम है। मैत्रेयी पुष्पा का ही उपनाम क्या है, गुड़िया, यानी कि बचपन में इनको गुड़िया कहते हैं, जैसे कि सीधे सीधे बोल देते हैं गुड़िया, बहुत बच्चों को बोला जाता है मुझे भी एक भैया बोलते हैं, जो कोई छोटी बोलता है, कोई गुड़िया बोलता है, जिसको जो उचित लगता है वो वही बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड़िया भीतर गुड़िया, तो इनको गुड़िया कहा जाता था, इसीलिए इन्होंने गुड़िया के भीतर भी एक गुड़िया है, यानी कि मैं तो मैत्रेयी पुष्पा हूँ ही, लेकिन मेरे अंदर भी एक और मैत्रेयी पुष्पा है, यानी कि मेरे जो अंतर्मन का जो द्वंद्व बोलता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत देख लेते हैं और कह नहीं पाते, फिर हमारा जो मन है वो हमेशा दुविधा में रहता है। इस उद्देश्य को इन्होंने यहाँ पे गुड़िया भीतर गुड़िया में लिखा है। 2008 की है। एक कहानी यह भी 2007 की आत्मकथा है मन्नू भंडारी जी की, बहुत चर्चित है। देखिए कोई भी आत्मकथा ऐसी नहीं है जिससे प्रश्न नहीं बना हो, सभी से प्रश्न बन चुके हैं। यदि आत्मकथाओं में महिला आत्मकथाकारों से प्रश्न बनेगा तो यहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अन्या से अनन्या। एक कहानी यह भी की बात कर लें, 2007 में है, मन्नू भंडारी जी की। इन्होंने जो अपना जीवन था कैसे इन्होंने जिया है, राजस्थान में कैसे ये रही अपने पापा के साथ में, फिर वहाँ पे कैसे स्कूली जीवन में कैसे ये पॉलिटिक्स में थोड़ा सा आने का इन्होंने प्रयास किया, जो उस समय कर्फ्यू वगैरह लग जाता था, कॉलेज के दिनों की जो इनकी घटनाएं थी, इसके बाद का भी वर्णन इन्होंने काफ़ी अच्छे से किया है।
आप सभी जानते हैं राजेंद्र यादव जी की धर्मपत्नी थी ये। अब तो दोनों दंपत्ति में से भी कोई नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने राजेंद्र यादव जी के विषय में एक बार एक कोट किया था कि ऐसा पति होने से तो ना पति होना अच्छा है। ये थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार एक लेख में इन्होंने बोला था, मेरी जो एक प्रोफेसर थी उन्होंने जब अपनी थीसिस के लिए जब मन्नू भंडारी जी के पास वो दिल्ली गई, तो अब तो मेरी प्रोफेसर भी एक तरीके से कहा जाए तो 2-3-4 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाली हैं वो। तो उन्होंने मन्नू भंडारी जी पे काम किया था और बहुत अच्छा काम था उनका, बहुत अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने मुझे भी किया था। मेरी प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुषमा पाल जी। उन्होंने उनसे कहा, प्रोफेसर ने जब उनसे प्रश्न किया कि आप इस तरह क्यों रहती हो? यहाँ तक कि ये दंपत्ति का इतना था इनका कि राजेंद्र यादव जी अच्छे कथाकार थे। कहानी त्रय में भी उनका नाम आता है और इसके बाद में आप देखेंगे तो उपन्यास भी बहुत अच्छे उन्होंने दिए हैं, कहानी भी बहुत अच्छी दी है। यहाँ तक कि जो आपका स्त्री विमर्श है उसको लाने वाले भी हंस पत्रिका के माध्यम से राजेंद्र यादव जी ही हैं। लेकिन दोनों का इतना था, एक दो उपन्यास तो इन्होंने साथ में लिखे। उसके बाद में क्या किया कि राजेंद्र यादव जी की आदत थी कि वो जो भी लेखन करते थे, अपने लेखन को वो लॉक करके जाते थे। अलमारी में भी जो सेफ होती है उसमें भी अंदर एक तिजोरी सी होती है, वो उसमें रख के जाते थे कि कहीं घूमते फिरते मन्नू ना देख ले। तो ये एक साहित्यकार थे राजेंद्र यादव जी। और राजेंद्र यादव जी के विषय में मन्नू भंडारी जी ने बहुत कुछ कहा है। ठीक है, तो चलिए इस सबसे मुद्दा नहीं है, लेकिन यहाँ बता दें कि किस तरह से बेबाकी से जो साहित्यकार होता है वो सत्य को रूपायित कर देता है, आगे बोल देता है। ठीक है, बात कर लें आगे। पिंजरे की मैना 2008। पिंजरे की मैना ये जो आत्मकथा है चंद्र किरण सोनरैक्सा की है। आरोह अवरोह 2015 की बात करें तो सुषमा वेदी की है। जमाने में हम, ये निर्मला जैन जी की है, बहुत परीक्षोपयोगी है, सभी से प्रश्न बन चुके हैं। आप खुदरी 2016 रमणीका गुप्ता, इनसे भी प्रश्न बन चुका है और आगे भी बनेगा। संतरे और संतरे अनीता राकेश, नवीन में नंबर आने की संभावनाएं हैं, तो आप थोड़ा सा तैयार रहिए इसके लिए। कितने शहरों में कितनी बार 2011 ममता कालिया की आत्मकथा है। हाशिए की इबारतें 2009 चंद्रकांता जी की ये आत्मकथा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा एक छोटा सा वाकया है, आपको बता दें आज। ये तो बात हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले राजेंद्र यादव जी की और मन्नू भंडारी जी की। आते हैं एक पुराने कथाकार, कथा सम्राट के विषय में थोड़ी सी एक चर्चा कर लें। एक जगह क्या होता है कि जब हम देखिए, आप लोग जो पत्रिकाएं होती हैं, अच्छी पत्रिकाएं हैं, आप उनमें जो समीक्षात्मक लेख आते हैं या जो साक्षात्कार आते हैं, आप उनको विशेष तौर पे पढ़ा कीजिए। वहाँ से क्या है कि आपकी जो समीक्षात्मक दृष्टि है, जैसे आप देखेंगे हंस पत्रिका है, हंस पत्रिका जब तक राजेंद्र यादव जी निकालते थे बहुत अच्छी चलती थी, और हालांकि अभी भी संजय शाह निकालते हैं तो अच्छी चल रही है। और बाकी में जैसे लम्ही पत्रिका थी वो भी बंद हो गई है आर्थिक अभावों के कारण में। विजय राय और ऋत्विक राय जी उनको निकाल रहे थे, प्रेमचंद जी के परपोते थे। इसके बाद में और भी कई पत्रिकाएं हैं, आलोचना है, त्रैमासिक है, वागार्थ है, वाक है, इस तरह की जो कुछ पत्रिकाएं हैं आप इनको पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छी पत्रिकाएं हैं। एक बार एक वाकया में था कि जैसा कि प्रेमचंद ने अपने ही जीवन को अपने उपन्यासों में उभारा है, आप सभी जानते हैं। प्रेमचंद जी को बहुत विस्तृत हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ पे बस इतना कहना था कि जब प्रेमचंद जी के अंतिम दिन थे, यानी कि वो एक तरीके से कहें तो अपनी जो अवस्था थी उनकी, उनको उसको पूर्ण कर रहे थे, अस्वस्थ थे बहुत ज़्यादा। बाद में बहुत दिनों बाद जब उनको लगा कि हाँ अब आजकल हो रहा है जीवन का कि अब प्राण इस देह से छूट के किसी दूसरे में प्रवेश करेंगे, शिवरानी देवी जी थी पास में बैठी हुई। अब उनसे कहते थे, जैसे होता है कि कई बार क्या होता है कि आप भी देखेंगे कोई दादी या दादा जब बीमार होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम लोग उनके सिरहाने जाके बैठ जाते हैं। ऐसे ही शिवरानी देवी जी बैठी हुई थी मुंशी प्रेमचंद जी के सिरहाने को उनका सिर अपनी गोद में रख के।
तो प्रेमचंद जी ने एक बहुत बड़ी बात उनसे कह दी। बात क्या कही? बात कहने का एक तरीका था। तभी कहते हैं कि साहित्यकार वो बातें कह जाता है जो कोई नहीं कह पाता। सीधे सीधे कह देंगे या फिर घुमा फिरा के कह देंगे। उन्होंने कहा कि शिवा कहते थे, शिवा एक बात कहनी थी, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं कह दूँ। अब अंतिम दिनों में हैं तो वो क्या कह सकती हैं, क्यों नाराज़ होंगी शिवरानी देवी जी। उन्होंने कहा नहीं कहिए। बोले नहीं कह देता हूँ कि आप नाराज़ तो नहीं होंगी। बोले नहीं होंगी। बोले कि एक बात मैंने आपसे छुपाई थी। तो वो कहती हैं कि क्या बात छुपाई थी? बोले वो आपके अन्यत्र भी मेरे किसी दूसरी औरत से संबंध थे। अब उस समय व्यक्ति क्या कहे? उस समय ये तो कह नहीं सकती थी कि भाई हटो मुझे तो डाइवोर्स लेना है, जो आजकल चलता है। लेकिन बात ये है कि प्रेमचंद जी ने किस समय कही, किस परिस्थिति में कही और बात भी कह दी। ऐसा नहीं था कि कल को उनको ये बात पता चलती या कुछ होता, कोई प्रतिक्रिया होती, वो तो तब की बात वो जाने, शिवरानी देवी जी या प्रेमचंद। लेकिन प्रेमचंद जी ने कोई भी बात मन में नहीं रखी। बाद में अंतिम में एक बात उनके मन को कचोट रही थी, उन्होंने वो भी शिवरानी देवी जी से कह दी। और कहने का लहजा जो था वो भी ऐसा था कि, और वो परिस्थिति थी कि शिवरानी देवी जी कुछ नहीं कह पाई उनसे। ठीक है। तो ये एक साहित्यकार की कलम होती है, एक साहित्यकार की कला होती है कि वो किस तरह अपने बातों को बेबाकी से कह जाता है। ठीक है। तो चलिए, ये थी आपकी जो महिला आत्मकथाकार थी, उन्होंने जो आत्मकथाएं लिखी थी, किस नाम से लिखी थी, क्या महत्वपूर्ण था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी बात कर लें, यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप कॉल कीजिएगा 9568802463 पे। यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है तो डेमो के लिए भी आप इसी पे कॉल करेंगे। इसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं और जिनका शुल्क 750 रुपये है। 750 रुपये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। और ये जो टेस्ट पेपर हैं ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हों। ठीक है। तो अब थोड़ा सा और तैयारी कीजिएगा, क्या किस आत्मकथा में क्या विशेष कोई पंक्ति रहती है, क्या है, तो ये सब आपको अगर यहाँ से कुछ छूटा है तो वो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी की क्लास मुझे लग रहा है कि हमें यहीं पे कंप्लीट कर देनी चाहिए। अगली क्लास में हम देखेंगे जो दलित आत्मकथाकार हैं उन्होंने जो आत्मकथाएं लिखी हैं। बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, बहुत छोटी सी क्लास होगी, मुश्किल से 5-7 ही आत्मकथाकार हैं जिन्होंने दलित आत्मकथाएं लिखी हैं और वो दलित ही आत्मकथाकार हैं। ठीक है। तो चलिए, अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।